In the last video, we discussed about the agricultural development. There we discussed that how we can improve our agricultural practices so that we can produce on a large scale to meet the increasing demand of the population. Right. So there we discussed that how we can use the high yielding seeds and we can improve the irrigation facilities. So there were some few points which we discussed in that video. And now in this video, we are going to take two case studies. One is of a farm in India what is the situation of a farmer in India, and the second is of a farm in the USA. What is the situation of a farmer in USA? So we are going to compare these two situations. So let's start with a farm in India. So there is a village अदीलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी विलेज है अदीलाबाद. मुन्ना लाल जो है वो एक स्मॉल फार्मर है जो कि अदीलाबाद विलेज से आता है. उसके पास 1.5 हेक्टेयर्स की जमीन है और उसका जो घर है वो मेन विलेज में है. जो अदीलाबाद विलेज है उसमें उसका घर है. हर साल वो हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स होते हैं उन्हें खरीदता है मार्केट से, और वो हर साल ये काम करता है. ऐसा नहीं है कि उसने एक बार खरीद के रख लिया फिर जो उगाया उसी से उन बीजों को बचा लिया और फिर से अगले साल उसने जो प्रोड्यूस किया था उनको ना यूज करते हुए वो क्या करता है कि हर बार मार्केट से नए बीज खरीदता है. वरना हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि जो हमने उगाया है उसी में से थोड़ा सा रख के हम रख लें अपने पास बचा के, ताकि हम उसे अगले साल सीड्स के लिए यूज कर सकें. बट मुन्ना लाल जो है वो ऐसा नहीं करता. हर साल उसे नए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो खरीदने पड़ते हैं. उसकी जो लैंड है वो फर्टाइल है और वो साल में कम से कम 2 क्रॉप जो है वो उगाता है. तो वो 2 क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? एक या तो होती है वीट और राइस, या तो वो साल में वीट उगाता है या फिर राइस उगाता है, और दूसरा पल्सेस. तो 2 क्रॉप्स हो जाती हैं, वीट और राइस, और सेकेंड है पल्सेस. ठीक है. The farmer takes advice of his friends and elders as well as the government agricultural officers regarding farming practices. तो ये जो फार्मर है मुन्ना लाल, ये क्या करता है कि ये अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने एल्डर्स से एडवाइस लेता है, सलाह लेता है कि किस तरीके से उसे खेती करनी चाहिए, कौन सी जो फसल है वो इस साल उगानी चाहिए, क्या वीट उगाना है, क्या राइस उगाना है, और पल्सेस में से भी कौन सी पल्सेस उगानी है. और भी अलग अलग तरीके की जो एडवाइसेस हैं वो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, एल्डर्स से, जो बूढ़े बड़े हैं उनसे लेता रहता है. साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनसे भी वो एडवाइस लेता है फार्मिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग कि किस तरीके से उसे खेती करनी चाहिए. वो एक ट्रैक्टर को रेंट पे लेता है और अपने खेत को जोतने के लिए, प्लगिंग करने के लिए. हालांकि उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आज भी ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं प्लग करने के लिए अपने लैंड को. तो जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है कि किस तरीके से बुलक्स एंड प्लगिंग एंड प्लो जो है, मतलब कि हल, बैल और हल को इस्तेमाल करके यहाँ पे खेत की जुताई की जा रही है. खेत को नरम बनाया जा रहा है. उसके लेयर को देखो किस तरीके से, आप इस वाली पिक्चर में देखो एकदम प्लेन लैंड दिख रही है और यहाँ पे दिख रहा है कि जो लैंड है वो उसे ऊपर को उठाया जा चुका है. उसका जो फर्स्ट लेयर है उसको अनइवन किया जा रहा है ताकि उसे आराम से उसमें बीज वगैरह डाले जा सके. देयर इज अ ट्यूब वेल इन द नियर बाय फील्ड. तो पास ही के एक खेत में ट्यूब वेल भी है जिसे कि उसने रेंट पे ले रखा है. मतलब कि वो उससे इरिगेशन करता है, अपने खेत में पानी देता है और उस पानी के लिए वो रेंट देता है उस ट्यूब वेल के मालिक को. अब मुन्ना लाल के अलावा मुन्ना लाल के पास इस 1.5 हेक्टेयर के खेत के अलावा 2 बुफेलोज भी हैं और कुछ हेन्स भी हैं. तो इन बुफेलोज से जो मिल्क उसे मिलता है वो कोऑपरेटिव्स में उसे बेच देता है. वो इस कोऑपरेटिव का मेंबर भी है और मेंबर होने के नाते उसको क्या फायदे मिलते हैं कि जो कोऑपरेटिव है, जो कॉर्पोरेशन है, वो उनको, मुन्ना लाल को एडवाइस करती है कि किस तरीके से उन्हें खेती करनी चाहिए, किस तरीके से जो एनिमल्स हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्या उनको फॉडर देना चाहिए, किस तरीके से उन्हें बीमारियों से बचाना चाहिए. तो ये सभी जो एडवाइसेस हैं वो मुन्ना लाल को कोऑपरेटिव से मिलती हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम. तो जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो मुन्ना लाल को खेती में और जानवरों की देखरेख में सभी में हेल्प करते हैं. और कभी कभी मुन्ना लाल जो है उसे बैंक से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्रेडिट, मतलब कि लोन लेना पड़ता है ताकि वो HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं, या और जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो टूल्स वगैरह हैं खेती के लिए, उन्हें वो खरीद सके. जब उसका जो प्रोड्यूस है वो बनकर तैयार हो जाता है, पककर उसकी फसल तैयार हो जाती है, तो वो उसे फिर बाद में मंडी में, पास ही की जो टाउन है उसमें एक मंडी लगती है, उस मंडी में मुन्ना लाल अपनी फसल को बेच देता है. अब क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है. स्टोरेज फैसिलिटी मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो अपनी फसल को स्टोर कर सकें,
जो पेस्ट वगैरह है उनसे बचा सकें, ताकि स्टोरेज का फायदा क्या होता है कि जैसे जब मंडी में सही दाम मिलेगा तब वो अपने इस प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रिज में जो है आप क्या करते हो कि अभी खाने का मन नहीं कर रहा, बट क्योंकि डर रहता है कि जो खाना है वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फ्रिज में डाल देते हो। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है, खाना खराब नहीं होता और बाद में जब आपका मन करता है आप तब खा लेते हो। सेम इसी तरीके से है फसलों के लिए स्टोरेज जो है फैसिलिटीज, कि ये स्टोरेज फैसिलिटीज एक तरीके से फ्रिज का काम करती हैं। जैसा आपके लिए फ्रिज है ना, कि ये जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को इन स्टोरेज फैसिलिटीज में स्टोर करके रख लेते हैं, और जब भी उन्हें लगता है कि मंडी में अच्छी मात्रा में उन्हें पैसा मिलेगा, मतलब अच्छा दाम मिल रहा है उनकी फसल के लिए, तब वो बेच देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ज्यादातर फार्मर्स के पास ये जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो नहीं है। तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है कि मार्केट में चाहे कैसा भी दाम चल रहा हो, मतलब अगर उनकी फसल के लिए उन्हें कम पैसा मिल रहा है, फिर भी उन्हें जो है वो अपनी फसल बेचनी पड़ती है उस कम दाम पे भी। क्यों? क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकते, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। अगर स्टोरेज फैसिलिटी होती तो वो कुछ दिन के लिए अपने जो प्रोड्यूस है उसे स्टोर कर लेती, जब उन्हें लगता कि भाई अब ज्यादा दाम मिल रहा है तो वो तब बेच देती। बट प्रॉब्लम यही है कि जो फार्मर्स है उनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। बट गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ कदम उठा रही है, वो प्रॉपर जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं फार्मर के लिए वो डेवलप करवा रही है। तो ये हमने बात की फार्म इन इंडिया, उसमें हमने मुन्ना लाल की कहानी पढ़ी और देखा कि उसकी जो लाइफ है वो किस तरीके से है, किस तरीके से वो खेती करके अपना जो जीवन है उसे गुजार रहा है। अब बात करते हैं फार्म इन द यूएसए की। यूएसए में जो एक फार्मर है, जो एक किसान है, उसकी क्या हालत है। तो यूएसए में जो साइज होता है एवरेज फार्म का, वो इंडियन फार्म से ज्यादा होता है। मतलब कि जितने एरिया में आप खेती कर रहे हो ना, वो यूएसए में काफी बड़ा है। ठीक है, इंडिया में जो खेती होती है, एक इंसान जितनी लैंड पे खेती करता है वो काफी छोटी है। वहीं यूएसए में लोग बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी जमीनों में खेती करते हैं। तो यूएसए में एक टिपिकल जो फार्मर है उसके पास लगभग 250 हेक्टेयर्स की जमीन रहती है। A typical farm size in the USA is about 250 hectares. वहीं हमने बात की थी मुन्ना लाल की, जो कि एक इंडिया में रहने वाला किसान है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 हेक्टेयर जमीन थी और इसके पास 250 हेक्टेयर जमीन है। तो आप देख सकते हो लगभग 250 गुना ज्यादा जो है वो जमीन है यूएसए में एक फार्मर के पास। जो फार्मर है यूएसए का वो जनरली फार्म में ही रिसाइड करता है, और जो मेजर क्रॉप जो ये लोग उगाते हैं वो है कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि कॉमनली यूएसए में उगाई जाती हैं। जो होरैन एक फार्मर है जो कि मिड वेस्ट यूएसए में रहता है, राइट। इसके पास जो होरैन है, इसके पास लगभग 300 हेक्टेयर्स की लैंड है और वो अपनी इस फील्ड में कॉर्न उगाता है। और कॉर्न भी वो कब उगाता है, जब वो ये इंश्योर कर लेता है कि जो सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हैं उसकी क्रॉप के लिए, राइट। हमने याद करो, हमने ये जो फार्म इन इंडिया वाला केस पढ़ा, मुन्ना लाल की स्टोरी पढ़ी, उसमें हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ा कि जो मुन्ना लाल है वो फसल को उगाने से पहले अपनी जमीन की जांच करवाता है, टेस्ट करवाता है कि क्या उसके लैंड में प्रॉपर फर्टिलाइजर या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल है कि ऐसा वो कुछ नहीं कराता। बट एक जो यूएसए का फार्मर है वो ये सभी चीजें कराता है। वो क्रॉप को उगाने से पहले अपने जो सॉइल है उसका टेस्ट करवाता है। टाइम टू टाइम वो अपनी सॉइल का टेस्ट करवाते हैं कि क्या उनके सॉइल में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, ताकि उनकी जो फसल है वो अच्छे से उग पाए। क्या उनके पास प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ये सभी चीजें इंश्योर करने के बाद वो अपनी जो क्रॉप है कॉर्न की उसे उगाता है। अब पेस्ट को, मतलब जो कीड़े लग जाते हैं फसल में, उनको भी कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर मेजर्स लिए जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरीके से ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मदद से जो पेस्टिसाइड्स है वो खेतों में फसलों पर छिड़की जा रही है। वही हमारे इसमें क्या होता है, जो इंडिया है उसमें नॉर्मली जो इंसान है, जो फार्मर है, वो खुद ही फसल पे पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करता है। बट वहीं आप देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से एयरक्राफ्ट की मदद से इसमें स्प्रे की जा रही है। इसमें जो आदमी है, जो फार्मर है, उसको खुद ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। From time to time, he sends the soil samples to take a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये लोग क्या करते हैं, यूएसए के जो फार्मर्स, वो टाइम टू टाइम सॉइल की टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजते हैं, ये देखने के लिए कि उनके जो सॉइल है क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है। The results helped Joey Horan to plan a scientific fertilizer program. अब वो सॉइल की टेस्टिंग क्यों करवाते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है, उससे ये पता चलता है कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है सॉइल में। और इससे क्या होगा, जब आपको ये पता है कि किस चीज की कमी है, आप उसी तरीके का फर्टिलाइजर खरीद
अब जब वो जो जो हुरैन है, जब वो सॉइल की टेस्टिंग करवा लेता है तो उसे अपने आप पता चल जाता है कि भाई मेरे सॉइल में इस चीज की कमी है। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसी तरीके का उस चीज को पूरा करने के लिए जो फर्टिलाइजर है वही खरीदता है। अब देखो, अगर हम इसे कंपेयर करें एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे फार्मर से जो कि अपनी सॉइल की टेस्टिंग नहीं करा रहा और यूं ही कोई फर्टिलाइजर डाले जा रहा है, तो उसे क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि उसके जो सॉइल है उसमें किस चीज की कमी है। अब आपके बॉडी में मान लो कोई कहे न्यूट्रिएंट की कमी है, बट डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर जांच करेगा कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किस विटामिन की कमी है, क्या आप में विटामिन डी की कमी है, बी की कमी है, तो वो उस तरीके से चेक करेगा कि भाई किस विटामिन किस न्यूट्रिएंट की कमी है आप में। अगर आप बिना ये जाने कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है आप कोई भी पिल्स, कोई भी खाना कैसे भी खाते जाओगे, तो क्या वो आपको फायदा करेगा? हो सकता है आपने उस चीज की दवाई ले ली हो जो कि ऑलरेडी आप में अच्छी हो। तो यही केस है सॉइल के साथ भी, कि अगर फार्मर को ये पता ही नहीं है कि उसकी सॉइल में किस चीज की कमी है और वो यूं ही कोई भी फर्टिलाइजर डाले जा रहा है, तो क्या होगा कि हो सकता है वो गलत फर्टिलाइजर डाल रहा हो। क्या पता वो वाला फर्टिलाइजर डाल रहा हो जो कि ऑलरेडी जिस तरीके का जो न्यूट्रिएंट है उसमें ऑलरेडी सॉइल में अवेलेबल हो। राइट, तो उससे क्या होगा कि उसकी सॉइल जो है वो और बेकार हो जाएगी, कि एक जो न्यूट्रिएंट है उसकी मात्रा हद से ज्यादा हो जाएगी और दूसरे जो है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। वहीं जो यूएसए वाले फार्मर हैं ये क्या करते हैं, वो इसी चीज की चेकिंग कराते हैं कि भाई किस चीज के न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वो उसके हिसाब से वही वाला फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिस चीज की कमी हो उसको पूरा करने के लिए। अब जो यूएसए का फार्मर है उसका कंप्यूटर सैटेलाइट से लिंक है, तो सैटेलाइट से लिंक करने का फायदा क्या होगा कि उसको अपने फील्ड की प्रॉपर जो प्रिसाइज पिक्चर है वो दिखती रहती है टाइम टू टाइम। मतलब वो कभी भी अपने कंप्यूटर में खोल के अपने फार्म की पिक्चर देख सकता है और पता लगा सकता है कि भाई उसके, मान लो जैसे जानवर वगैरह तो कोई इसके फील्ड में नहीं घुस गया, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है ना, कोई जैसे पेस्ट वगैरह का हमला तो नहीं हो गया है। बहुत सारी चीजों का वो आसानी से पता लगा सकता है इस सैटेलाइट की मदद से। और ये जो सैटेलाइट है, मतलब कि उसके कंप्यूटर में जिस तरीके से प्रिसाइज पिक्चर दिखती है उससे उसे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो है वो भी स्प्रे करने में हेल्प होती है, कि भाई किस जगह पे ज्यादा स्प्रे करना है, कहाँ पे कम करना है। तो इस तरीके से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं उनके स्प्रे में भी ये चीज मदद करती है। वो ट्रैक्टर्स यूज करता है, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स, तो वो इतनी सारी मशीनें जो हैं वो यूज करता है। लगभग हर काम के लिए वो मशीन ही यूज करता है। वो मुश्किल ही कोई ऐसा काम है जो कि हाथों से करता है, मैन्युअली करता है। तो ज्यादातर उसका जो काम है वो मशीनों से ही होता है। ट्रैक्टर से उसके जो खेत हैं वो जोते जाते हैं। सीड ड्रिल से क्या किया जाता है, सीड्स वगैरह डाले जाते हैं। लेवलर से जमीन को लेवल किया जाता है, अगर कोई उबड़ खाबड़ जमीन है उससे लेवल किया जाता है। हार्वेस्टर एंड थ्रेशर से क्या किया जाता है, फसल को काटा जाता है। ठीक है, आप अगर इंडिया की बात करोगे तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं इंडिया में कि जहाँ पे मान लो, चलो खेती के लिए उन्होंने जो प्लगिंग है, जो जोतना है, तो खेती की शुरुआत में तो उन्होंने ट्रैक्टर की मदद ले ली, बट हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई वो लोग मैन्युअली करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो फसल को हाथों से काटते हैं। ठीक है, बट अभी धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। अब लोग इसके लिए मतलब फसल को कटवाने के लिए भी अब वो ट्रैक्टर्स वगैरह का, हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। बट बहुत ही कम स्तर पे ये चीजें हो पा रही हैं। तो अभी भी जो छोटा फार्मर है वो इन चीजों के जो मशीनें हैं उनका फायदा नहीं ले पा रहा है इंडिया में। बट वहीं ये जो यूएसए वाले हैं वो लगभग हर काम को मशीन से ही कर रहे हैं। तो जो ग्रेन्स हैं वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में स्टोर किए जाते हैं, मतलब कि इनके प्रॉपर इनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। तो जब उन्हें लगता है कि उनको अच्छा दाम मिलेगा तब वो उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो या तो वो अपने जो उनके ग्रेन स्टोरेज है उसमें अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर लेते हैं, या फिर वो मार्केट एजेंसीज के पास बेच देते हैं। तो मार्केट एजेंसीज क्या करती हैं, मार्केट एजेंसीज अपने पास उसको, जो उनका प्रोड्यूस है उसे सेव कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, और जब भी मार्केट एजेंसीज को लगता है कि फसल का दाम अच्छा मिल रहा है तब वो उसे बेच देती हैं। तो वो एजेंट का काम करती हैं। फार्मर के लिए बेचने वाला काम कौन करती है, ये मार्केट एजेंसीज। तो दोनों ही तरीके से जो फार्मर है वो अपने फसल को यहाँ पे बेच सकता है। वो खुद भी अपने पास स्टोर करके जब भी उसे लगता है कि अच्छा दाम मिल रहा है वो तब भी बेच सकता है, या फिर वो मार्केट एजेंसीज को अपना प्रोड्यूस देकर उनके थ्रू भी बेच सकता है। फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन, तो मैंने आपको ये शुरुआत में ही बताया था कि एक यूएसए में जो फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह, एक व्यापारी की तरह काम करता है। देखो किस तरीके से वो अपनी सॉइल की टेस्टिंग कराता है, मशीनें यूज कर रहा है, एयरक्राफ्ट की मदद से वो अपने पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स उन्हें स्प्रे कर रहा है। उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से कनेक्ट है, उससे उसे कभी भी पिक्चर जो है अपने फील्ड की वो क्लियरली दिख सकती है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो बहुत ही हाई लेवल पे कर रहा है और इंडिया का जो फार्मर है वो अभी उससे बहुत-बहुत दूर है। तो ज़्यादातर काम जो है यूएसए का फार्मर वो मशीनों की मदद से कर रहा है और एक तरीके से वो पूरा डिजिटलाइज़ हो चुका है और एक बिज़नेसमैन की तरह अपने फार्म को चलाता है। वहीं इंडिया में जो कंडीशन है वो काफ़ी खराब कह सकते हैं हम यूएसए के मुकाबले, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं वो नॉर्मल फार्मर आज भी ज़्यादातर काम जो है वो मैन्युअली करता है, छोटे पीस ऑफ लैंड पे करता है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्सिस्टेंस के लिए उगा रहे हैं, मतलब कि सिर्फ़ अपना पेट भरने के लिए उगा रहे हैं। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत बेचते भी हैं और क्योंकि उनके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो उन्हें अच्छा दाम भी नहीं मिल पाता, तो काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं वो इंडियन फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। So with this, we have come to the end of our chapter number 4 of class 8 geography, and I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you'll never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.